गैर से नफरत जो पाली खर्च खुद पर हो गई, जितने हम थे हमने खुद को उससे आधा कर लिया। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। देश की संसद और सियासत में पिछले हफ्ते एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। पिछले 4 विधानसभा चुनावों में से 2 में जीत दर्ज करने के बाद भी बीजेपी पहले से ज्यादा लाचार दिख रही है। संसद में विपक्ष का सामना करने की हिम्मत बीजेपी नहीं दिखा पा रही है। वहीं कांग्रेस अपनी हार से सबक लेते हुए नई रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही है और कांग्रेस के इस बदले हुए रवैये से बीजेपी टेंशन में है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति और रणनीति तभी अच्छे से फलती फूलती है जब कांग्रेस में निराशा कायम रहे और वो जमीन पर दिखाई न दे। जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी केंद्र की सत्ता में आई थी, तब भी कांग्रेस कमजोर थी और जब मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने तब भी कांग्रेस को कमजोर करने के बाद ही बीजेपी की सत्ता कायम हुई। लेकिन अब कांग्रेस की मजबूती बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है। आप जानते हैं कि 28 नवंबर को प्रियंका गांधी की लोकसभा में औपचारिक तौर पर एंट्री हो गई है। इससे कांग्रेस खेमे में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि अब राहुल गांधी का साथ देने के लिए प्रियंका गांधी संसद में यानी सदन में मौजूद रहेंगी। वहीं बीजेपी के लिए कांग्रेस ने एक नई उलझन बढ़ा दी है। कांग्रेस ने चुनाव सुधार की मुहिम को अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है और इसे लेकर बाकायदा आंदोलन की तैयारी कर ली है। यानी अब तक जो बात बयानबाजी तक शामिल थी, सीमित थी, अब उसे जनता के बीच ले जाकर बड़ा आंदोलन खड़ा करने का फैसला कांग्रेस ने कर लिया है। बीजेपी को हर एक कदम फूंक फूंक कर उठाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो उसके दिन खराब चल रहे हैं। अदानी मुद्दे पर जवाब देते बन नहीं रहा। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का दांव उल्टा पड़ गया। यही खेल अजमेर शरीफ दरगाह में करने की कोशिश हुई तो यहां भी बीजेपी की पोल खुल रही है। अब तक मोदी के लिए माना जाता था कि वो जिस चीज पर हाथ डाल देते हैं उसमें बीजेपी को फायदा हो जाता है, लेकिन अब इन्हीं मोदी के रहते बीजेपी विपक्ष के सामने बार बार लाचार दिख रही है। वैसे पिछले 2 महीने यानी अक्टूबर और नवंबर बीजेपी के लिए काफी खास रहे, क्योंकि इन 2 महीनों में 4 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें 2 राज्य बीजेपी के खाते में गए और 2 पर इंडिया गठबंधन की जीत मिली। स्कोर तो बराबरी का रहा, 2-2 की बराबरी का। लेकिन बीजेपी के लिए खास खुशी की बात यह थी कि हरियाणा और महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों में अनुमानों के उलट बीजेपी को बड़ी जीत मिली। बीजेपी ने इन दोनों राज्यों में मिली जीत को भुनाने की भी खूब कोशिश की। जब हरियाणा जीते थे तब भी और अभी महाराष्ट्र जीतने के बाद भी मोदी ने अपने विजय भाषण में कांग्रेस को जी भरकर कोसा, उसे गठबंधन सहयोगियों के लिए मुसीबत बताया, कांग्रेस को परजीवी कहा, सत्ता का लालची कहा। हालांकि यह अजीब बात है कि मोदी का ध्यान अपनी जीत की खुशी मनाने से ज्यादा कांग्रेस की बुराई गिनाने में रहा। लेकिन बीजेपी की जीत और मोदी से मिल रही आलोचना के बावजूद कांग्रेस का जोश कम नहीं हुआ, क्योंकि 2 राज्यों में जीत तो उसके गठबंधन को ही मिली है और जहां बीजेपी जीती है वहां चुनावी गड़बड़ी के गंभीर आरोप हैं। यानी बीजेपी की जीत संदिग्ध दिख रही है और अब कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर एक देशव्यापी मुहिम छेड़ने की तैयारी कर ली है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि कांग्रेस की नई रणनीति में ऐसा क्या खास है कि बीजेपी परेशान हो गई है, और साथ ही समझेंगे कि अब देश की सियासत में नया मोड़ किस तरह आने वाला है और कैसे जीतकर भी हार गए हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आइए जरा इस वीडियो को देखिए, जिसमें प्रियंका गांधी अपने आगामी रणनीति के बारे में बता रही हैं। When I came here during the election, I told you that you gave my brother strength by making me a member of parliament, by showing me your love, by giving me your support. You are also giving me your strength. I am here to learn from you, to understand your problems in depth. I am now here to fight for all of this, to work with you. I will come to you, I will come to your houses, I will meet with you. The doors of my office are open to you, the doors of my home are open to you. Anytime that you need anything, I am here to help with it, to serve you. I know that you will miss my brother, but I also assure you that I will leave no stone unturned in trying to make for you a stronger, better future. All of you who live here, who work here, I will work with you to improve your life and to make a stronger future for you.
प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों को बता दिया है कि वो संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा का सम्मान करते हुए आम जनता के लिए काम करती रहेंगी। आपको बता दूं कि शनिवार को प्रियंका गांधी अपने बड़े भाई और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी के साथ यहां की जनता का शुक्रिया अदा करने पहुंची और उनकी सभाओं में धन्यवाद देने के लिए निकाले गए रोड शो में जिस कदर भीड़ उमड़ी, उससे जाहिर होता है कि केरल से लेकर केंद्र तक बीजेपी को अब बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। प्रियंका गांधी के साथ पहुंचे राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों को याद दिलाया कि वो उनके लिए अनऑफिशियल सांसद के तौर पर काम करते रहेंगे और केवल वायनाड की जनता के पास 2 सांसद हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी ने गुरुवार को संसद में शपथ ली थी, तब भी उनके हाथ में संविधान की प्रति थी और इसके जरिए कांग्रेस ने बीजेपी को संदेश दे दिया कि संविधान को बचाने की उसकी मुहिम जारी रहेगी। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा उठाया था। उसका काफी नुकसान बीजेपी को हुआ था। बीजेपी का बचाव करने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं को बार बार जनता के बीच कहना पड़ा कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, न ही इसे खत्म करेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकी बात का असर नहीं हुआ और बीजेपी की सीटें काफी कम हो गईं। कांग्रेस से मिले झटके के बाद बीजेपी को संभालने के लिए नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान की प्रति को माथे से लगाना पड़ा। फिर संविधान हत्या विरोधी दिवस मनाने का ऐलान हुआ। अभी 26 नवंबर को बीजेपी ने संविधान दिवस का उत्सव भी मनाया। ये सारे काम बीजेपी कांग्रेस के दबाव में कर रही है, लेकिन फिर भी संदेह के जो बादल उस पर छाए हुए हैं वो अभी दूर नहीं हो रहे हैं। संविधान और लोकतंत्र बचाने के मुद्दे के बाद अब कांग्रेस ने चुनाव सुधार को अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है। कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया को साफ करने और ईवीएम में छेड़छाड़ का मुद्दा पूरी ताकत से उठा रही है। उससे बीजेपी काफी परेशान नजर आ रही है। कांग्रेस के सवाल चुनाव आयोग से हो रहे हैं। कांग्रेस अपनी शिकायतें चुनाव आयोग से कर रही है, लेकिन जवाब देने के लिए बीजेपी के नेता आगे आ रहे हैं। अभी शनिवार को बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल के वर्षों में कई बार चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और चुनावी वोटिंग मशीनों की अखंडता पर चुनाव आयोग को पहले ही क्लीन चिट दे दी है। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वे उसी चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए थे जिस पर विपक्षी पार्टी सवाल उठा रही है। बीजेपी का यह रवैया दोस्तों और इस तरह तिल मिलाकर प्रतिक्रिया देना बता रहा है कि कांग्रेस ने बिल्कुल सही जगह तीर लगाया है। बीजेपी का सुरक्षित किला अब धीरे धीरे दरकता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा चुनाव में जमीनी सच्चाई के उलट जब बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई, तब कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि क्या ये जीत ईवीएम में गड़बड़ी करके हासिल हुई है। कांग्रेस ने अपने आरोपों के पीछे कुछ तथ्य भी इकट्ठे किए थे और इन्हें चुनाव आयोग को सौंपा था, लेकिन कांग्रेस की शिकायत चुनाव आयोग ने खारिज कर दी थी। अब 1 महीने बाद महाराष्ट्र के चुनाव में फिर से चुनाव आयोग को उन्हीं सवालों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस बार भी हालात बिल्कुल पहले जैसे ही हैं। महायुति को बेहद बड़ी जीत मिली है और इसके पीछे भी चुनावी हेराफेरी, प्रक्रिया में पक्षपात और ईवीएम की गिनती में गड़बड़ी के संदेह बताए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने पहले चुनाव की घोषणाओं में देरी की, फिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा विपक्ष ने उठाया, उसे अनदेखा किया और अब ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप तेज हो रहे हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर सबूतों और तथ्यों के साथ चुनाव आयोग के पास शिकायत दाखिल की है, जिस पर 3 दिसंबर को सुनवाई होगी। लेकिन क्या चुनाव आयोग सारी शिकायतों का निराकरण कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। आपको याद दिला दूं कि अभी जून में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 14.9 मिलियन वोट मिले। हर संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी को प्रति विधानसभा क्षेत्र औसतन 88,713 वोट मिले। लेकिन विधानसभा चुनावों में जहां बीजेपी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसके वोटों की संख्या बढ़कर 17.29 मिलियन हो गई, यानी लगभग 2.38 मिलियन वोटों की वृद्धि हुई। मतलब हर विधानसभा सीट पर औसतन 1,16,064 वोट बीजेपी को मिले। लोकसभा चुनावों में मिले वोटों की तुलना में अभी हर सीट पर 28,000 से अधिक वोटों की अचानक बढ़त किसी गड़बड़ी की तरफ इशारा करती है। आरोप ये भी है कि 19 निर्वाचन क्षेत्रों में वास्तव में डाले गए मतों से अधिक मतों की गणना की गई, वहीं 76 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए मतों से कम मतों की गणना की गई। वोटों की गिनती में ये घट बढ़ किस तरह हुई, इसका जवाब चुनाव आयोग को देना होगा।
तो कांग्रेस ने एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखा कि नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने संसदीय सीट पर जीत हासिल की, लेकिन उसी निर्वाचन क्षेत्र की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में वो हार गई। एक साथ मतदान हुए, उसके बावजूद कांग्रेस को लोकसभा सीट के लिए 5,87,000 वोट मिले, लेकिन 6 विधानसभा क्षेत्रों में केवल 4,27,000 वोट मिले, यानी 1,59,323 वोटों की कमी रही। क्या एकदम से 1.5 लाख मतदाताओं का मन बदल गया और उन्होंने लोकसभा के लिए तो कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन विधानसभा में नहीं दिया? कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना और एनसीपी भी चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगा रही हैं। संजय राउत ने तो चुनौती दे दी है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराकर बीजेपी देख ले, यानी अभी बीजेपी ने जो चुनौती कांग्रेस को दी है वही पहले उसे शिवसेना दे चुकी है। महाविकास अघाड़ी के साथ साथ बीजेपी की पुरानी सहयोगी राष्ट्रीय समाज पार्टी यानी आरएसपी ने भी ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही है। आरएसपी प्रमुख महादेव जानकर ने कहा है कि ईवीएम हैक की जा सकती है। मैं भी इंजीनियर हूं, अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो हमें मतपत्र का इस्तेमाल करना होगा। दरअसल अक्कलकोट विधानसभा सीट से आरएसपी के उम्मीदवार सुनील बंडरकर को उनके गांव से एक भी वोट नहीं मिला। इस पर जानकर ने कहा है, सवाल उठाया है कि उम्मीदवार को अपना वोट कैसे नहीं मिला। बंडगर को सिर्फ 1312 वोट मिले, लेकिन अपने गांव से एक भी वोट न मिलना यह शंका पैदा करता है, संदेह को बढ़ाता है। चुनाव आयोग इन सारे संदेहों को दूर करता है या हरियाणा की तरह लंबा चौड़ा जवाब देकर रफा दफा कर देता है, ये देखना होगा। लेकिन इस बार कांग्रेस इस मामले को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देगी, ये नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता लगातार चुनाव आयोग के सामने सवाल उठा रहे हैं। अभी कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में पारदर्शिता की कमी है। हमारा मानना है कि यह फैसला लोकतंत्र की हत्या है। जब लोग चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं तो निर्वाचन आयोग और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वे उनके संदेहों को दूर करें। दरअसल नाना पटोले अपनी पार्टी की चुनाव सुधार की मुहिम को ही तेज कर रहे हैं। संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव लड़ने की मुहिम छेड़ने का ऐलान किया ही था। इसके साथ ही शुक्रवार को सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सीडब्ल्यूसी का मानना है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया की निष्ठा से गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक संवैधानिक जनादेश है, जिसे चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली द्वारा गंभीर सवालों के घेरे में लाया जा रहा है। समाज के बढ़ते हुए वर्ग निराश और गहरे आशंकित हो रहे हैं। कांग्रेस इन जन चिंताओं को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उठाएगी। तो देश की सबसे पुरानी पार्टी जब राष्ट्रीय आंदोलन की बात करे तो हुक्मरानों के दिल की धड़कनें तेज होना स्वाभाविक है। वैसे बीजेपी अभी इसीलिए भी घबराई हुई है क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में उम्मीदों के अनुरूप नतीजे न आने के बावजूद कांग्रेस का हौसला डगमगाया नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस जोश के साथ कश्मीर में कहा था कि मोदी सरकार को सत्ता से हटाए बगैर मरूंगा नहीं, अब उसी जोश के साथ उन्होंने कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक सुधार करने और पार्टी को मजबूत करने का मंत्र कांग्रेसियों को दिया है। खड़गे ने कहा है कि माहौल के पक्ष में होने से जीत की गारंटी नहीं मिलती। हमें माहौल को नतीजों में बदलना सीखना होगा। हमें चुनाव नतीजों से तुरंत सीख लेने और संगठनात्मक स्तर पर अपनी सभी कमजोरियों और कमियों को दूर करने की जरूरत है। ये नतीजे हमारे लिए एक संदेश हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहता रहता हूं वो ये है कि एकजुटता की कमी और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से हमें बहुत नुकसान होता है। जब तक हम एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बंद नहीं करेंगे, तब तक हम अपने विरोधियों को राजनीतिक रूप से कैसे हरा पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम अनुशासन का पालन कड़ाई के साथ करें। हमें हर परिस्थिति में एकजुट रहना होगा। दरअसल हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी की बात सामने आई थी। अब इसे सुधारने में कांग्रेस जुट गई है। वहीं महाराष्ट्र में एकजुटता होने के बावजूद हार मिली, लेकिन कांग्रेस इससे कमजोर नहीं हुई है, बल्कि दोगुनी ताकत के साथ बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रही है। इसी तरह उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं। इधर झारखंड में हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में एक बार फिर इंडिया गठबंधन का जलवा देखने को मिला। गठबंधन के तमाम बड़े नेता झारखंड में जीत का जश्न मनाने पहुंचे। इंडिया गठबंधन की एकता और कांग्रेस के जज्बे से परेशान बीजेपी अब किस तरह अपनी मजबूती का दावा करती है, ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों।
खैर, शायर नौशी गिलानी ने ठीक ही फरमाया है कि तुम अपनी मजबूरियों के किस्से जरूर लिखना वजाहतों से, तुम अपनी मजबूरियों के किस्से जरूर लिखना वजाहतों से, जो मेरी आंखों में जल बुझी हैं वो ख्वाहिशें भी शुमार करना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।